नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आपका पुनः हमारी क्लास में स्वागत है। आज हम मांग फलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने मांग तथा मांगी गई मात्रा, मांग अनुसूची, मांग अनुसूची के प्रकार, मांग वक्र के प्रकार आदि के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको मांग फलन के बारे में पढ़ाऊंगा। मांग फलन के बारे में पढ़ाने से पहले आपको फलन क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम जब भी फलन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या है, जैसे हम समीकरण बनाते हैं तो वहां पर दो पक्ष होते हैं और दो वैल्यू को हम दर्शाते हैं। जैसे हम ग्राफ पर भी वैल्यू को दर्शाते हैं तो वहां पर भी x की वैल्यू और y की वैल्यू को दर्शाया जाता है। तो यहां पर भी हम फलन को इस तरीके से बताएंगे, जैसे x की वैल्यू है वो y की कितनी वैल्यू के बराबर होती है। x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या रहेगी। तो x और y के बीच में जो संबंध दर्शाता है उसको ही हम फलन कहते हैं। x जो परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है वह किसका फलन है। x जो हमें x की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो किसका फलन है, किसका परिणाम है, तो y की वैल्यू का परिणाम होता है। तो फलन दो चरों के बीच में एक संबंध है जिसको हम दर्शाने के लिए फलन का प्रयोग करते हैं एक समीकरण के रूप में। अब सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि मांग फलन क्या है। मांग फलन बहुत ही सिंपल रूप में हम कह सकते हैं कि मांग किसका परिणाम है। मांग के निर्धारक तत्व कौन है। किसी वस्तु की मांग फलन क्या है। मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है। फिर से कह रहा हूं, मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच संबंध को प्रकट करता है। अब ये निर्धारक तत्व कौन होते हैं, क्या होते हैं, जो मांग को प्रभावित करते हैं, मांग को तय करते हैं। तो एक मांग फलन का बेसिक अर्थ है कि मांग किसका फलन है, किसका परिणाम है, किसका आउटपुट है, उसके डिटरमिनेंट्स क्या है। मांग फलन हमें यह बताता है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय या अन्य तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। इसको जैसे मैं समीकरण के रूप में दर्शाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। जैसे हम इसको समीकरण के रूप में आगे हम इसके प्रकार में अच्छी तरीके से इनके निर्धारक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको यहां समझाने के लिए, जैसे किसी वस्तु की मांग है, डिमांड फॉर ए एक्स कमोडिटी, या एक्स एक कमोडिटी है। अब उस एफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसका परिणाम है, उसके कौन से निर्धारक तत्व है। तो यहां पर हम पी एक्स, पी आर, y
टी ई वाई डी एंड एल। इस तरीके से हमने एक मांग फलन को समीकरण के रूप में बताया। dx is function of px, pr, y, t, e, y, d और n। अब इन सब का क्या अर्थ होता है कि कैसे मांग को प्रभावित करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहां पर यह समझना होगा कि मांग फलन वास्तव में क्या है। ये है आपकी वस्तु की मांग, x वस्तु ले रहे। अब x वस्तु के जो निर्धारक तत्व है, x वस्तु की जो मांग है वह उसके निर्धारक तत्वों के बीच में, निर्धारक तत्व कौन से है, इसको हम डिटरमिनेंट्स कहेंगे। डिटरमिनेंट्स ये निर्धारक तत्व है। किसी वस्तु की मांग उसके निर्धारक तत्व से किस प्रकार संबंधित है, यही मांग फलन कहलाता है, बहुत ही सिंपल वे में। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे ये मांग को प्रभावित करते हैं। हमने तो मांग में केवल वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के बारे में पढ़ा था। हमने पिछले हमारे सेशन में हमने ये पढ़ा कि एक तरफ तो वस्तु की अलग अलग कीमतें होती है और दूसरी तरफ वस्तु की अलग अलग मांग की मात्राएं होती है। तो यहां पर ये अन्य तत्व क्या है? तो अन्य तत्व सेटेरिस पेरिबस, सेटेरिस पेरिबस। ये शब्द कितनी बार आया हुआ है, प्रश्न भी पूछा गया है, कक्षा 12 में भी पूछा गया है, और जो सेकंड ग्रेड या अन्य जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां पर ये प्रश्न आया हुआ है कि सेटेरिस पेरिबस क्या है। तो सेटेरिस पेरिबस अन्य बातें समान रहे। अब ये अन्य बातें क्या है? यही अन्य निर्धारक तत्व है जो मांग को तय करते हैं। हम मांग के नियम में ये बातें सबसे पहले लिखते हैं, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी गई मात्रा घटती है, और उस वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांगी मात्रा बढ़ती है। यहां पर सबसे पहले ही ये लाइन लिखी जाती है, अन्य बातें समान रहने पर। जो अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यही अन्य बातें सेटेरिस पेरिबस कहलाती है, यही अन्य बातें उसके निर्धारक तत्व कहलाते हैं जिससे मांग तय होती है। तो मैं आपको इसके बारे में समझाने जा रहा हूं कि ये अन्य निर्धारक तत्व क्या है। डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज फंक्शन ऑफ पी एक्स। पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, इस वस्तु की कीमत। उस वस्तु की कीमत कैसे उसको तय करती है, तो ये तो हमने अभी बता ही दिया है कि उस वस्तु की कीमत और उसकी मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। इस तरीके से मांग तय होती है। दूसरा, पी आर वाई टी ई वाई डी और एन। अब अन्य बातों में ये बातें ही आएगी, पी आर वाई टी ई वाई डी और एन, क्योंकि जो उसका मुख्य तत्व है वो तो है उस वस्तु की कीमत। अब उस वस्तु की कीमत के अलावा जितनी बातें हैं वो अन्य बातें हैं, अन्य निर्धारक तत्व है जिसे हम
सेटेरिस पेरिबस कहते हैं। पीआर, पीआर क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, संबंधित वस्तुओं में दो प्रकार की वस्तु आती है, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तु, दूसरी पूरक वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं ये आती है संबंधित वस्तुओं में, उनकी कीमतें। वाई, इनकम ऑफ कंज्यूमर, यील्ड ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता है। ई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भविष्य की संभावना है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्राइस, उस वस्तु की जो प्राइस है उसके बारे में भविष्य में क्या संभावना है, कीमत बढ़ने की संभावना है या घटने की संभावना है। वाई, डी, इसको हम बाजार मांग फलन में शामिल करते हैं। यहां तक जो 5 तत्व है ये तो व्यक्तिगत मांग फलन में आते हैं, और वाई, डी और एन, इसको भी यदि हम इसमें शामिल करते हैं तो ये एक बाजार मांग फलन को प्रदर्शित करते हैं। वाई, डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यील्ड। वाई का मीन्स यील्ड होता है, यील्ड को हम इनकम भी कहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आय का वितरण, आय का वितरण कैसा है, समान है या असमान है, उससे उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, इसको एनपीपी लिख सकते हैं अपन, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या का आकार क्या है, उसकी संरचना क्या है, इसको इस रूप में भी ले सकते हैं। जनसंख्या कितनी है, ज्यादा है, कम है, जनसंख्या कैसी है, उसका लेवल क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, ये सभी बातें उस वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, और ये सभी तत्व मांग के निर्धारक तत्व कहलाते हैं। और अन्य बातें, कीमत के अलावा जो भी अन्य तत्व है वह अन्य बातें समान रहे, यही हम मांग के नियम में दर्शाते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि मांग के निर्धारक तत्व कौन है, तो ये सारे आएंगे। अन्य बातें समान रहे या अन्य निर्धारक तत्व कीमत के अलावा जितने भी है वो अन्य है, अदर्स डिटरमिनेंट्स। तो इस तरीके से आपने मांग फलन के बारे में समझ लिया होगा। एक बार फिर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मांग फलन क्या है। मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच किस प्रकार का संबंध है उसको प्रकट करता है, किस प्रकार संबंधित है उसको प्रकट करता है, और इससे यह प्रकट होता है कि इस वस्तु की मांग, डिमांड, उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय या अन्य तत्व, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे यह प्रकट होता है कि उस वस्तु की मांग तथा उसके अन्य निर्धारक तत्वों के बीच में कीमत के अलावा अन्य है। ऐसे पूरा भी लिखा जा सकता है, किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, अर्थात उस वस्तु की कीमत से मांग कैसे तय होती है, उपभोक्ता की आय से कैसे तय होती है, संबंधित वस्तु की कीमतों से कैसे तय होती है, उपभोक्ता के द्वारा भविष्य में जो एक्सपेक्टेशन की जाती है, संभावना है, फ्यूचर की संभावना, उससे कैसे तय होती है, आय का वितरण कैसा है, जनसंख्या का आकार कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, इन सब बातों से मांग तय होती है। अतः बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मांग फलन क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मांग फलन भी मांग की तरह, मांग अनुसूची की तरह, मांग वक्र की तरह दो प्रकार का होता है। वही चैनल है एक ही, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। अब व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है
और बाजार मांग फलन क्या होता है। तो इसमें भी कोई ज्यादा आपको देखने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको यदि मांग फलन के बारे में मालूम है तो व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन के बारे में आसानी से मालूम पड़ जाएगा। जैसे हम व्यक्तिगत मांग फलन की बात करते हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, केवल व्यक्तिगत आया है तो एक क्रेता को ध्यान में रखना है, और बाजार आता है तो सभी को ध्यान में रखना है। एक क्रेता के द्वारा जो वस्तु की मांगी गई मांग है, एक क्रेता की जो मांग है तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच में जो संबंध होता है, जो फलनात्मक संबंध होता है, उसे हम मांग फलन कहते हैं। मांग फलन को भी हम ऐसे भी प्रकट कर सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग व उसके निर्धारक तत्वों के बीच में जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे मांग फलन कहते हैं। इसी तरह एक क्रेता के द्वारा की गई मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसे व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। इसी तरह बाजार मांग फलन भी सभी क्रेताओं के द्वारा की गई मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, जो फलनात्मक संबंध होता है, वह बाजार मांग फलन। बाजार में सभी क्रेताओं की मांग आ जाएगी और व्यक्तिगत में केवल एक क्रेता एक उपभोक्ता की मांग को ही दर्शाया जाता है। तो अब हम आगे व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन के बारे में पढ़ेंगे।